छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें तो एक ऐसा वंश है जिसने सच में किसी भी दूसरे वंश से कहीं ज्यादा लंबे समय तक इस इलाके पर राज किया। हम बात कर रहे हैं हैहय कलचुरी वंश की। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने सदियों तक अपनी सत्ता कायम रखी। 700 साल तक। हाँ, ठीक सुना, 700 साल। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये वो समय है जब कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ पर लगातार बिना रुके शासन किया। सोचिए, किसी एक राजवंश का इतनी लंबी विरासत छोड़ जाना, ये वाकई में कमाल की बात है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कलचुरी थे कौन, कहाँ से आए थे? चलिए एकदम शुरुआत से जानते हैं, इनकी जड़ों से। देखिए, इनकी पहचान भी काफी दिलचस्प है। कलचुरी वंश को ना हैहय वंश के नाम से भी जाना जाता था। अब इनकी शुरुआत तो हुई नर्मदा घाटी के महिष्मती इलाके से, लेकिन इन्होंने अपनी सत्ता का जो असली गढ़ बनाया वो था छत्तीसगढ़ का रतनपुर। तो इनकी कहानी शुरू होती है 11वीं शताब्दी से। उस समय कोकल्ल प्रथम ने रतनपुर में अपनी शाखा की नींव रखी। फिर उनके बाद आए कर्णदेव जैसे ताकतवर शासक, जिनके दौर को इनका स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये जो सिलसिला था ना, ये 11वीं सदी से शुरू होकर 18वीं सदी तक चला, मतलब लगभग 700 साल। और फिर इसके बाद ही धीरे धीरे इनका असर कम होने लगा। अब देखिए, कोई भी राजवंश सिर्फ तलवार के दम पर इतने लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। कलचुरियों ने भी यही किया। उन्होंने संस्कृति, कला और वास्तुकला में एक ऐसा सुनहरा दौर बनाया जो आज भी याद किया जाता है। उनके राज में रतनपुर हो, सिरपुर हो या फिर मल्हार, ये सब शहर सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि संस्कृति और व्यापार के बड़े हब बन गए थे। मतलब ये वो जगहें थीं जहां कला फल फूल रही थी, व्यापार चल रहा था, एक तरह से जिंदगी धड़क रही थी। और यही उनके विशाल प्रभाव को दिखाता है। और हाँ, वे सिर्फ शासक ही नहीं थे, बहुत बड़े बिल्डर भी थे। चाहे राजिम का राजीव लोचन मंदिर देख लीजिए, या सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का फिर से बनवाया जाना, और रतनपुर का वो मजबूत किला, ये सारी इमारतें आज भी उनकी शानदार वास्तुकला की कहानी कहती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अनगिनत शैव और वैष्णव मंदिर भी बनवाए। पर बात सिर्फ इमारतें बनाने तक ही नहीं थी। असल में वो शैव धर्म, कला और साहित्य के बड़े संरक्षक भी थे। मतलब उन्हें बढ़ावा दे रहे थे, और इसी वजह से इस इलाके की जो सांस्कृतिक पहचान है वो और भी गहरी होती चली गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतना लंबा शासन चला कैसे? ऐसी कौन सी व्यवस्था थी, कौन सा सिस्टम था जो 700 सालों तक टिका रहा? इसका जवाब है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। वो काफी एडवांस थी, जो सामंती सिस्टम और एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लैंड टैक्स प्रोग्राम पर चलती थी। और मजे की बात यह है कि हमें ये सब पता कैसे चला? उस जमाने के शिलालेखों और तांबे की प्लेटों से, जिन पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय और दान दक्षिणा का पूरा हिसाब किताब दर्ज है। प्रशासन तो ठीक था, पर उनकी अर्थव्यवस्था भी कुछ कम नहीं थी। सोचिए, एक तरफ तांबा, लोहा, चावल जैसी चीजों का व्यापार जोरों पर था, तो वहीं दूसरी तरफ खेती और जो भी प्राकृतिक संसाधन थे वो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ थे। और हाँ, लेन देन के लिए वो अपने खुद के तांबे के सिक्के यानी ताम्र मुद्रा का इस्तेमाल करते थे। और उनकी एक और चीज कमाल की थी, वाटर मैनेजमेंट में उनकी मास्टरी। उन्होंने सिर्फ तालाब ही नहीं बनवाए, बल्कि बांध भी बनाए और सिंचाई के लिए नहरों का पूरा एक जाल बिछा दिया। ये दिखाता है कि वो खेती-बाड़ी और पब्लिक वर्क्स को कितना ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन जैसा कि होता है, 7 सदियों का ये लंबा सफर भी आखिरकार एक दिन खत्म हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस राजवंश का अंत कैसे हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गए। तो देखिए, 11वीं से 18वीं शताब्दी तक तो कलचुरियों का ही दबदबा रहा, लेकिन फिर पावर शिफ्ट हुई। उनके पतन के बाद छत्तीसगढ़ की बागडोर पहले मराठों के हाथ में आई और फिर अंग्रेजों के। तो फिर सवाल ये है कि उनकी विरासत क्या है? उनकी सबसे बड़ी विरासत है उनका समय। कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ पर राज करने वाला सबसे लंबे समय का वंश था, लगभग 700 साल का असर। यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे यादगार ऐतिहासिक उपलब्धि है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी एक राजवंश का 700 सालों तक किसी एक जगह पर राज करना आज के समय में उस इलाके की पहचान के लिए क्या मायने रखता होगा? जरा सोचिएगा इस बारे में।